पहले वो ये क्लैरिफिकेशन बाजार को जो चाहिए था लेके आए हैं। जो आपने 150 रुपये की रिकवरी रिलायंस में देखी थी नीचे से, वो इस क्लैरिफिकेशन में थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एससीजेड शायद एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन जी नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है। इंटायर एक्सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री का ये सब्जेक्ट टू ये प्रतिबंध, ये जो लेवीज लगी हैं, इसकी वजह से आप देख रहे हैं डेज लो पे वापस जाता हुआ डिब्बी। और ये जो 15 दिन में जो रीअसेसमेंट बार बार करने की बात है, अगर रुपया इसी तरह से कमजोर रहेगा तो रीअसेसमेंट उनके लिए और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो अगर रुपया फिर से वीक रहता है एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे, और विंडफॉल गेन तो उनका आता ही रहेगा, क्योंकि कन्वर्जन होगा डॉलर के साथ उनका। ये काफी नेगेटिव आ गया है और ये पूरा बाजार इससे हिला हुआ है। हमारे साथ हमारे टॉप गेस्ट जुड़े हुए हैं। डीके सराफ साहब, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इंडियन ऑयल एंड गैस के भीष्म पितामह हैं वो। अभिजीत बोरा, एनालिस्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर के, और दीपक जसानी एचडीएफसी सिक्योरिटी से, तीनों हमारे साथ हैं। सराफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बाजार को ये एक तरह का झटका सा लगा कि ये विंडफॉल टैक्स, उसके बाद दूसरी बात ये कि वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्लोब में मतलब ग्लोबली सारी कंट्रीज लगा रही हैं, हमारे यहाँ नया क्या है, ये टेम्पररी फिनोमिना है, सारा वन ऑफ गेन जो है वो कंपनीज की बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए, वो लोगों से, जनता के साथ शेयर होना चाहिए। आपकी क्या राय बनी इस पे सराफ साहब? जी सराफ साहब, सबसे पहले ये बताइए, जो विंडफॉल टैक्स लगा है इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये जस्टिफाइड है या आपको लगता है थोड़ा सख्त रवैया सरकार ने उठा लिया? जो अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी, बहुत कुछ उसमें ठीक था। बहुत ही एबनॉर्मल टाइम है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस उससे भी ज्यादा बढ़ी हैं। कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव गिरता जा रहा है। तो बहुत ही एबनॉर्मल टाइम है और इस एबनॉर्मल टाइम को एड्रेस करने के लिए एबनॉर्मल ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि उन्होंने लिया है। तो जो ये जहां तक इसका सवाल है कि जो एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाए गए हैं, मैं उससे पूरा सहमत हूं, क्योंकि जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो बहुत बढ़ गए थे और जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं वो उनके प्रॉफिट्स स्पेशली काफी बढ़े हुए थे, और वही जो स्टैंड अलोन रिफाइनर्स हैं वो ही एक्सपोर्ट करते हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो क्योंकि उनको जो रिटेल में तेल बेच रहे थे वो उसमें उनको घाटा हो रहा था, रिफाइनिंग में उनको प्रॉफिट हो रहा था, तो बैलेंस हो गए थे। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, और उसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। सराफ साहब, एक पॉइंट ना और भी बोला गया कि हर 15 दिन के अंदर समीक्षा होगी। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी ये देखना चाहती है। वैसे उन्होंने प्रेमा फेसी अपनी लैंग्वेज से तो ऐसा बोल दिया कि उनको लगता नहीं कि क्रूड के प्राइस नीचे आएंगे, और उनको ये भी नहीं लगता कि जल्दी जल्दी रुपया स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। इसलिए शायद ये फैसला थोड़ा जल्दी भी लिया गया, एससीजेड से बाहर करके भी लिया गया। सर, आप भी यही मानते हैं कि क्रूड जल्दी जल्दी नीचे आएगा नहीं और रुपया जल्दी जल्दी स्ट्रांग होगा नहीं? ये जो 15 दिन का असेसमेंट है, ये गवर्नमेंट शायद असेस पॉजिटिव ना कर पाए, इनके लिए चिंता बरकरार रह सकती है आगे कंपनीज के लिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि 15 डेज इज टू शॉर्ट ए टाइम फॉर द सिचुएशन टू चेंज। और क्रूड ऑयल जो है वो अभी काफी दिनों तक $100, 110, 15, 20 से ऊपर ही रहने वाला है, और रिफाइनिंग मार्जिन भी अच्छे रहने वाले हैं। तो ये तो अभी इसमें तो मतलब कुछ महीने या कुछ क्वार्टर्स लगेंगे। तो 15 डेज का ठीक है उन्होंने कहा है, लेकिन उसका अभी कोई बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट कुछ होना नहीं चाहिए। अब अभिजीत बोरा भी हमारे साथ। अभिजीत, अब ये क्लैरिफिकेशन जो एनालिस्ट कम्युनिटी ढूंढ रही थी, वो हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी का कमेंट्री प्ले की, फाइनेंस मिनिस्ट्री कमेंट्री प्ले की कि पूरे के पूरे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगेगा रिलायंस के, 50% नहीं। ज़रा इसको आप क्लैरिफाई करके बताएं, ये फाइनेंशियल टर्म में लगभग कितना इम्पैक्ट आया? क्योंकि जैसा कि सराफ साहब भी कह रहे थे और हम सबको पता है कि जब एशियन रिफाइनिंग मार्जिन $30 क्रॉस कर गया था और रिलायंस का रनिंग रेट $22-25 आ गया था रिफाइनिंग का, तो वो सस्टेनेबल नहीं था। और ये स्ट्रिप करने के बाद भी 12-14% का, ज़्यादा $12 से $14 का शायद रिफाइनिंग मार्जिन फिर भी आएगा, जो काफ़ी हेल्दी है।
नहीं देखे ऐसे रिपोर्ट करते हुए रिलायंस के नंबर्स। आपके हिसाब से फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैप्चर हो रहा है इस फॉल में या अभी नहीं हो रहा? सबसे पहला तो ये है कि जो रिफाइनिंग का जो सुपर साइकिल था और स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन था कि रिफाइनिंग मार्जिन सस्टेन करेगा और उससे अर्निंग्स अपग्रेड आएगा, वो साइकिल पे थोड़ा रोक लगे, थोड़ा नहीं पूरा ही रोक लगेगा ये स्टेप के बाद में। बट स्टिल अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली जो मिड साइकिल रिफाइनिंग मार्जिन रहते हैं वो $5 से $6 रहते हैं। रिलायंस कुछ उस पर $5-6 का प्रीमियम बनाता है हिस्टोरिकली, ठीक है। अगर रिलायंस स्टिल ये टैक्स डालने के बाद में भी अगर वो $13-14 का रिफाइनिंग मार्जिन बनाता है तो ओवरऑल अर्निंग्स आउटलुक अच्छा रहेगा। अपग्रेड्स जो आने वाले एक्सपेक्टेशन है वो अभी नहीं रहेगा स्ट्रीट में, और जिनके हाई वैल्यूएशंस है फॉर रिफाइनिंग बिजनेस एस्टिमेट्स आई है वो स्ट्रीट में कट देखेंगे। तो लार्जली आई थिंक दैट वैल्यूएशन कोई भी $25 पर बैरल के जीआरएम पे कोई वैल्यूएशन रिफाइनिंग बिजनेस को नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये काफी अनसस्टेनेबल काइंड ऑफ मार्जिन है। तो आई थिंक दैट अभी जो 150-170 रुपीज का जो फॉल है स्टॉक प्राइस में 6 to 7% का, ये लार्जली कैप्चर करता है कंसर्न को, लेकिन ये ओवरहैंग बना हुआ रहेगा इन सब रिफाइनिंग स्टॉक्स। चीज अभिजीत जानना चाहिए, ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन एक एस्टिमेशन जो हम लगा रहे थे, अब तो खैर वो वाली बात भी नहीं है, SEZ पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ एक्सपोर्ट फिगर्स 50% कोई मानी जाती तो 11,000 करोड़ के EBITDA पर असर पड़ने वाला था। अब तो ये EBITDA लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, तो मेरा अनुमान ये है कि जो स्ट्रीट में $20 का एस्टीमेट अगर कोई लेके चल रहा है उनको कट करना पड़ेगा एस्टीमेट्स अपना, जो कि 20,000 करोड़ के ऊपर का ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है एट PBT लेवल। बट मेरा पर्सनली ये व्यू है कि वैल्यूएशन किसी भी साइक्लिकल बिजनेस का एक नॉर्मलाइज्ड मार्जिन को लेके ही किया जाता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट बहुत मटेरियली नहीं आना चाहिए, और ये फॉल उसको कैप्चर करता है अगर नियर टर्म वॉलेटिलिटी भी रहेगा बिकॉज ऑफ दीज न्यू टैक्सेशन लॉस। तो मल्टीपल लोग कम कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन कोई भी $12, $13 के ऊपर का कोई भी सस्टेनेबल बेसिस पे सेक्टर नहीं करता है। FY23 में जरूर अर्निंग एस्टीमेट का कट आ सकता है, बट नॉट फॉर FY24। ऑलराइट, बिल्कुल फेयर पॉइंट। कोई मान के ही नहीं चल रहा था $25 सस्टेन करेगा, दैट्स द जिस्ट जो अभिजीत बोरा बोल रहे हैं। ये तो बाजार थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा था, लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग कोई मान के नहीं चल रहा था कि $25 सस्टेन करेगा। मैं प्रकाश को भी जोड़ता हूं, इसके साथ मैं दीपक जसानी के पास जाऊंगा बाजार की बात करने के लिए। बट प्रकाश, आपको कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही शानदार स्टोरी ब्रेक की, उसके बाद ये स्टोरी सही हो गई, उसके बाद आप फाइनेंस मिनिस्टर की कमेंट्री भी जो मार्केट सुनना चाह रहा था सबसे पहले यहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए, क्योंकि वहीं पे एक बाजार का रिएक्शन भी दिखा। तो कंग्रेचुलेशन आपको और मेघना दोनों को। अब आप बताइए कि आपने रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर से और क्या क्लैरिफिकेशन निकाले इस बड़े मुद्दे पे? प्रकाश, थोड़ा प्रकाश डालें। सुबह से स्पष्ट था, लेकिन जी हेलो जी, गो हेड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। ओके, ये सुबह से स्पष्ट था कि दो तरह के नोटिफिकेशन थे। पहला तो नोटिफिकेशन था जो ड्यूटी हाइक का था, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस जो सरकार ने पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पे, ATF के एक्सपोर्ट पे लगाए थे, और साथ ही साथ विनफॉल गेन टैक्स की जहां तक बात थी 23,250 रुपए लगाए थे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है क्रूड का। इसमें स्पष्टता थी। लेकिन एक और नोटिफिकेशन था जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साइड से आया था, वो था बेसिकली सप्लाई से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई थी, क्योंकि कई ऐसे पेट्रोल पंप्स थे, खासकर प्राइवेट कंपनीज के, जहां पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो रही थी, कंपनियां ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उनको ग्लोबल मार्केट में ज्यादा फायदा हो रहा था। लिहाजा सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस पे एक्सपोर्ट की घोषणा की थी। 50% पेट्रोल आपको डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना है टोटल शिपिंग वैल्यू का, और साथ ही साथ डीजल 30%। और लेकिन उसमें एग्जेम्पशन ये था कि जो यूनिट SEZ के अंदर हैं उन्हें 100% एक्सपोर्ट का परमिशन जो रहे अभी भी रहेगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा था कि आखिर
जो एग्जेम्पशन है वो जो एडिशनल ड्यूटीज सरकार ने लगाए हैं एसी सभी यूनिट्स पे, क्या वो एसीजेड को उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा, इसमें क्लैरिटी थी और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन की बात थी, लिहाजा क्लैरिटी हमने ली है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जो एग्जेम्पशन जो है सिर्फ सप्लाई रेस्ट्रिक्शंस पे है, यानी कि ड्यूटीज जो है, जो बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी है, वो एसीजेड के अंदर भी जो यूनिट्स हैं उनको देना पड़ेगा। ये स्पष्ट तौर पे सरकार ने कह दिया है। दूसरी बात यह है कि हमने ये पूछा कि कब तक लागू रहेगा, क्योंकि जब आप विंडफॉल गेन टैक्स की बात करते हैं तो कब तक ये लागू रहेगा, तो सरकार ने इसको भी स्पष्ट किया और कहा है कि हर 15 दिन के अंदर जो मौजूदा कीमतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, क्रूड की, एटीएफ की, उसकी समीक्षा होती रहेगी और उसके बाद सरकार ये फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। तो अब हर 15 दिन पे इसकी समीक्षा होगी। इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। पूरे बाजार को हिला के रख दिया। बड़ी न्यूज है। गुड वर्क प्रकाश और मेघना, शुक्रिया। हमारे साथ एम.के. सुराना साहब भी जुड़ रहे हैं, एचपीसीएल के पूर्व चेयरमैन हैं और ऑयल एंड गैस स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सुराना साहब, रिलायंस के एक्सपोर्ट वाले मैटर को तो बहुत एनालाइज किया गया, लेकिन ओएनजीसी का जो मैटर है उसके ऊपर जो $40 का ड्यूटी आ गई, क्योंकि काफ़ी ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स के लिए तो, ओएनजीसी के शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लोग सोचते हैं। 14% डाउन है स्टॉक। विदेशी इन्वेस्टर्स को किस तरह का मैसेज जाएगा? नहीं अजय, पहले नमस्कार। लेकिन इसमें ना दो तरीके से हमें देखना चाहिए जी, कि एक जो इन्वेस्टर है, यदि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, तो जो विंडफॉल गेन है वो भी एक नेचुरल बिजनेस तो नहीं है, वो भी एक चीज जो आउट ऑफ द ब्लू आई है। नाउ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी उस जो एक विंडफॉल गेन है उसको हैंडल करने के लिए, या उससे यदि गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू हासिल कर सकती है, या इससे उस रेवेन्यू को किसी और तरीके से कहीं और रेशनलाइज करने के लिए यूज हो सकता है, तो वो एक चीज है। तो एक बिजनेस पैराडाइम है, एक पॉलिसी पैराडाइम है। अभी यदि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो वो ये सोच सकता है कि यदि उसकी कुछ स्पेकुलेशन थी कि ये हमेशा चलता रहेगा विंडफॉल गेन, तो वो एक बात है। लेकिन आज की तारीख में फैक्ट तो यही है कि क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, रिफाइनरी क्रैक्स बहुत ज्यादा है, और मार्केटिंग प्राइस, एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, उतना उसको अलाइन नहीं है। तो उस हिसाब से देयर इज अ डिस्टॉर्शन आ गया है थोड़ा मार्केट में, जिसमें स्टैंडअलोन रिफाइनरीज या अपस्ट्रीम कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उससे थोड़ा वो नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब आज हम अपस्ट्रीम कंपनी को देखें कि जैसे मान लीजिए जो भी विंडफॉल टैक्स लगाया है, वेदर इट इज कंप्लीटली इट इज गोइंग टू बी डेंट इन देयर बॉटम लाइन, तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये यदि उनके प्रॉफिट से कम होता है तो जो इनकम टैक्स हम देते हैं 25%, वो उतना ऑफसेट होता है। तो यदि आप $100 का आपको मान लीजिए नुकसान हुआ, तो एक्चुअली आपका 75 का ही हुआ। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज द मेजर जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो पब्लिक सेक्टर है, तो वो डिविडेंड भी देते हैं सब्सटेंशियल। तो पहली बात तो ये कि जो विंडफॉल टैक्स है वो पूरा ही इनको लॉस है, दैट आई डोंट थिंक इज करेक्ट। देयर इज सम पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स, सम पार्ट ऑफ द डिविडेंड पार्ट आल्सो, वो जो एक रैशनलाइज हो जाती है उसमें, क्योंकि टोटल इनकम के हिसाब से। दूसरा ये है कि जो आज हम बोल रहे हैं कि नुकसान हो गया, लेकिन ये एक्चुअली पूरा नुकसान नहीं हो गया। ये एक्चुअली ये यदि आप मान लीजिए नॉर्मल केस में आपका जो मार्जिन है $20 था, या जो था आज वो मान लो $70 है, तो वो 70 नहीं लेके मान लीजिए वो 30 हो गया, लेकिन स्टिल इट में बी मोर देन द नॉर्मल। कह रहे हैं आप भी वही बात बोल रहे हैं। अभिजीत भी नंबर्स में यही बता रहे थे कि स्ट्रीट का रिएक्शन भले ही थोड़ा सा एलिवेटेड लग रहा हो, लेकिन कोई भी एनालिस्ट $20-25 के जीआरएम मान के नहीं चल रहा था अपने वैल्यूएशन में, अपने टारगेट्स में। सब 12-15 का मैक्सिमम, क्योंकि जो स्पेकुलेशन ड्रिवन जो एक मार्केट रहता है, एक लॉन्ग टर्म एनालिस्ट या सर उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते। हाँ, आप डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उसके एडवांटेज ले सकते हैं, बिल्कुल। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो एक शॉर्ट टर्म एक विंडफॉल आपको आ गया, उसके एडवांटेज के लिए पॉलिसी मैटर तो उस हिसाब से नहीं चल सकता। जी बिल्कुल, यही क्लियर। हमारे पास हमेशा आर.एस. पांडे भी हैं, पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं फॉर्मर। पांडे जी, मैं आपसे रेवेन्यू इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है इस तरह की लेवीज को लगा के? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन हमने देखा है कि दूसरे ग्लोबल इनफैक्ट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरह के टैक्सेस की बात की है, बाइडेन साहब ने की, यूके में भी बात हुई। आप कैसे देखते हैं? एक बार सरकार के साइड का जो माइंडसेट है उसको आप एनालाइज करके बताएं।
मिस्टर पांडे। हाँ, यस जी। ये जो अभी टैक्स लगा है, ये तो चूंकि उनको गेन हो रहा था, जो एक्सपोर्ट में जो रिफाइनिंग मार्जिन काफी ज्यादा है, इतना तो पहले नहीं रहा, तो सरकार ने एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तहत उन पर एक टैक्स लगाया और इससे सरकार को फायदा होगा। और ये सरकार भी देखेगी कि 15-15 दिन पे रिव्यू करके इंटरनेशनल मार्केट कैसे चलते हैं, क्रूड के और रिफाइनिंग मार्जिन पर उसका क्या असर पड़ता है, ये कितना एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये सरकार के लिए एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन मेजर के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और ये परमानेंट फीचर नहीं है। लेकिन हाँ, जब कंपनियों को पूरी इजाजत थी इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की, और उस पर अगर टैक्स लगाते हैं तो कंपनियों को तो थोड़ा धक्का लग सकता है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है कि सरकार की जो आजकल की स्थिति है, दाम नहीं बढ़ा पा रही है कंपनियां, इतना क्रूड का दाम है, लेकिन उस हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है। जो रिटेल प्राइस है वो भी नियम के अनुसार तो फ्री है, फ्रीडम है कंपनियों को दाम सेट करने का, लेकिन कहाँ फ्रीडम है, कहाँ दाम बढ़ रहे हैं। 4-5 महीने तो चुनाव के दौरान दाम स्थिर रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार का हिडन हैंड है। कंपनियां सरकार से पूछती जरूर होंगी और तभी दाम नहीं बढ़ा पाती हैं। तो अब सरकार अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए ये कर रही है। ये विंडफॉल टैक्स भी जो लगा है प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर, अभी 2 दिन पहले ये ONGC और वेदांता को ये छूट दी गई कि आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचो, एक्सपोर्ट ना करो, लेकिन आप टेंडर के हिसाब से जैसे आपको दाम मिलता है बेचो। तो एक तरफ तो उनको छूट दी गई, लेकिन ये काफी लंबे समय से 100 के ऊपर दाम चल रहे हैं, 120, 115, कभी इससे ज्यादा भी चले गए थे। तो एक तरह से विंडफॉल गेन तो है, और उसमें अगर सरकार टैक्स लगा देती है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। सरकार का रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रहा है, अभी तो यही स्थिति लगती है। आपको जाने देने से पहले आप ONGC पे जो इम्पैक्ट आ रहा है $40 के आसपास का, उनके रियलाइजेशन पे, ऑयल इंडिया पे, उसमें भी अपनी टिप्पणी देखे जाएं स्पेशली। और ये आपका MRPL और चेन्नई पेट्रो भी रिकवरी नहीं कर रहे, इनका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट लगता है आपको? अभिजीत, आपने इनका इम्पैक्ट एनालाइज किया है क्या? आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि $12-15 का तो GRM नॉर्मलाइज्ड रिलायंस का एस्टिमेट में था, तो ये रिएक्शन, आज का रिएक्शन हो सकता है, बट परमानेंटली कोई मान के ही नहीं चल रहा था कि $25 के GRM कंटिन्यू करेंगे। अगर इधर बात करें ONGC के ऊपर जो $40 करीब का इम्पैक्ट आ रहा है, ऑयल इंडिया पे उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा दिखता है आपको? ये काफी सीवियर इम्पैक्ट है ONGC और ऑयल इंडिया के अर्निंग एस्टिमेट के लिए, स्पेशली फॉर FY23, क्योंकि जब तक ऑयल प्राइस एलिवेटेड रहता है तब तक कोई कंसर्न नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे 110 के क्रूड ऑयल पे अगर $41 आपका अगर सेस है तो स्टिल दे आर अर्निंग डिसेंट मनी, बट जो फिक्स सेस रेट रहेगा उसमें अगर क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आता है, डिक्लाइन करता है, गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज चेंज नहीं करती है, तो ये एक बहुत बड़ा अर्निंग्स के लिए रिस्क हो सकता है ONGC, ऑयल इंडिया के लिए, और वैल्यूएशन भी डीरेट कर सकता है, क्योंकि 110 में तो स्टिल दे विल मेक $70 पर बैरल, बट क्रूड अगर नीचे आता है, फिक्स सब्सिडी, फिक्स चार्ज अगर रहता है, तो इट इज अ नेगेटिव फॉर ONGC एंड ऑयल इंडिया बोथ। और ऑयल इंडिया के लिए अर्निंग 40% से 50% तक कट हो सकती है। ऑलराइट, अर्निंग डाउनग्रेड हो सकता है, ये कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, और ये रीजन से तो इस स्पेस पे बिल्कुल डाउनग्रेड दिख रहे हैं अर्निंग्स के लिहाज से। लेकिन MRPL और चेन्नई पेट्रोकेम, अगर इसको आप असेस करते हैं, क्योंकि उनकी तो एक्सपोर्ट का जो पहले फिगर्स आती थी वो 10% ही अपनी टोटल कैपेसिटी का एक्सपोर्ट करती थी, तो इतना बड़ा तो उनका जोर भी नहीं है, लेकिन वो भी आज 10% के सर्किट पे, अगर आप उसे असेस कर पाए हो, उन्हें कितना असर पड़ेगा? हम लोग स्टैंड अलोन रिफाइनर्स लाइक चेन्नई पेट्रो और MRPL को कवर नहीं करते हैं, तो उस पर हम टिप्पणी देना उचित नहीं समझते।
कोई बात नहीं अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस सारे मैटर पर अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्लियरली रिलायंस पर, ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इन पर फर्क पड़ेगा। ओएमसीज पर हम क्लियरली कह रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही रिफाइनरी स्टॉक लाइक चेन्नई पेट्रोकेम, एमआरपीएल, इन वाले स्टॉक्स पर भी ये तो एक रब ऑफ इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि पूरे ही स्पेस पर अगर एक रिएक्शन है तो नीजक रिएक्शन में वो वाले स्टॉक्स भी आज टूटे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया यहाँ बड़ा डेंट है, अर्निंग डाउनग्रेड की बात जो कर रहे हैं अभिजीत, वो थोड़ा सा जरूर कंसर्न कर सकते हैं।